ये डॉक्यूमेंट लिस्ट जो है यानी 25 तारीख से लागू हो चुका है, यानी 25 नवंबर से ये लागू हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो यानी भारत राजपत्र यानी गैजेट के सहारे ये बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो यानी 25 नवंबर 2025 से ये ऑलरेडी लागू हो चुका है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एजिया टेक सपोर्ट। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि UIDAI अभी कुछ दिन से कुछ न कुछ अपडेट लेके आ रहे हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो या फिर एप्लीकेशन रिलेटेड हो, सभी क्षेत्र में वो अपडेट लेके आ रहे हैं। जैसा कि दोस्तों अभी हाल ही में हम लोगों को एप्लीकेशन रिलेटेड अपडेट देखने को मिला था कि हम लोग अब घर बैठे ही ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों को एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें डॉक्यूमेंट लिस्ट चेंज किया गया है, कुछ डॉक्यूमेंट को हटाया गया है और कुछ डॉक्यूमेंट को ऐड किया गया है। इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके और रिजेक्शन से बच सके। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह के स्पेशल वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को हमेशा सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप में। सबसे पहले गाइज हम लोग गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे नॉर्मली लिखेंगे UIDAI, ठीक है, यानी हम लोग UIDAI के वेबसाइट पे चले जाएंगे। सबसे ऊपर जो UIDAI है हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अपना जो भी सिलेक्शन करना है लैंग्वेज हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज सिलेक्शन करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला जो है यहाँ पे लिख रहा है आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट चार्जेज। क्या चार्जेज चेंजेज हुए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, यानी यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे PDF डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ पे आपको चार्जेज देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे दोस्तों लिख रहा है इनरोलमेंट एंड अपडेट फॉर्म्स, ठीक है, यानी जो भी न्यू फॉर्म्स अपडेट किया गया है वो फॉर्म्स आपको यहाँ ब्लैंक PDF में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट में आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों नॉर्मली इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट लिस्ट जो है अपना यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे नॉर्मली डाउनलोड कर लेंगे। ओपन करने के बाद गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो यानी मेरा आधार मेरी पहचान, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है और अभी तुरंत आपके सामने ही डाउनलोड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों लिख रहा है लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर इनरोलमेंट एंड अपडेट, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो यानी 4 भाग में डॉक्यूमेंट को बांटा गया। पहला जो दोस्तों है आप लिस्ट 1 में देख पाएंगे, यहाँ पे आधार ऑफ इंडिविजुअल अप टू 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल से नीचे के लिए ये आपका लिस्ट 1 है। लिस्ट 2 में दोस्तों आप देख सकते हो यानी 5 साल से ऊपर और 18 वर्ष से नीचे के लिए, ठीक है। अब दोस्तों लिस्ट 3 में लिख रहा है यानी 18 ईयर्स अबव, 18 साल से ऊपर के लिए लिस्ट 3 दिया गया है। और लिस्ट 4 में दोस्तों यानी सभी एज ग्रुप के लिए यानी लिस्ट 4 में दिया गया है। अब दोस्तों हम लोग को यहाँ पे देखना है कि कौन सा लिस्ट में कौन सा डॉक्यूमेंट को एनेबल किया गया है और कौन सा लिस्ट में किस डॉक्यूमेंट को रिमूव किया गया है, हम लोग इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले गाइज हम लोग नीचे आएंगे। थोड़ा नीचे आने के बाद गाइज आप देख सकते हो यानी लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर इनरोलमेंट और अपडेट लिस्ट 1, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो इनरोलमेंट टाइप 1 हेड ऑफ फैमिली बेस, ठीक है, यानी हेड ऑफ फैमिली बेस इनरोलमेंट हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारे डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ पे पढ़ के आपको नहीं सुनाने वाला हूँ। ये PDF में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर वेबसाइट में जा करके भी आप अपना डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो स्पेशली खास कुछ डॉक्यूमेंट है इसके बारे में मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस किस डॉक्यूमेंट को यहाँ से रिमूव किया गया है और किस किस डॉक्यूमेंट को एनेबल किया गया है, हम लोग वीडियो में बात करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यानी बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट जो है POR यानी प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप यानी हेड ऑफ बेस पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं और DOB प्रूफ में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों वैलिड इंडियन पासपोर्ट यानी POR और DOB दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं। ये पासपोर्ट को भी आप 5 साल से कम के उम्र के बच्चे के लिए डॉक्यूमेंट बेस पे आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 3 नंबर में लिख रहा है डॉक्यूमेंट टू प्रूव लीगल गार्जियनशिप इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर का कहना होता है कि सर लीगल गार्जियनशिप का डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि लीगल गार्जियनशिप का जो डॉक्यूमेंट होता है
वो आप कहीं ना कहीं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अनाथालय से बच्चे को ले लेते हैं या फिर किसी बच्चे को गोद लेते हैं, उस कंडीशन में जो कोर्ट की तरफ से जो पेपर बनता है उसी को हम लोग लीगल गार्जियनशिप मान सकते हैं। अदरवाइज कोई भी अदर डॉक्यूमेंट को हम लोग लीगल गार्जियनशिप नहीं मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, DOB प्रूफ ऑफ मायने नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आता है इनरोलमेंट टाइप 2, डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट, ठीक है। आप यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो सर्टिफिकेट इशूड ऑन UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर DCPO, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे अच्छी तरीके से ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट दोस्तों हम लोग एज ए POI यूज़ कर सकते हैं और एज ए एड्रेस प्रूफ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद गाइस जो भी डॉक्यूमेंट आता है यहाँ पे आप देख सकते हो आउट ऑफ कंट्री के लिए है, जैसे कि नेपाल हो, भूटान हो, ठीक है। यानी 182 दिन से अगर ज़्यादा दिन तक अगर इंडिया में वो रह रहा है तो उसका भी डॉक्यूमेंट हम लोग लेकर के यूज़ करके हम लोग आधार बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जो भी टर्म एंड कंडीशन है आप पढ़ लेना अच्छी तरीके से। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा संदेह हो या समझ में ना आए तो मुझे मैसेज या कॉल करके भी आप कन्फर्मेशन ले सकते हो। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यानी कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट 2 यानी 5 ईयर एंड अबव एंड लेस देन 18 ईयर्स, ठीक है। यानी 5 साल से 18 साल के बीच कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग को यूज़ करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। 1 नंबर में बर्थ सर्टिफिकेट है जो कि आपका POR और DOB में यूज़ कर सकते हैं। 2 नंबर में यहाँ पे देख सकते हो यानी 5 साल से 18 साल के बीच में वैलिड पासपोर्ट जो है, यानी आप चारों में यूज़ कर सकते हैं। आप एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ और POR और DOB प्रूफ, ये चारों में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन है कि 5 साल से 18 साल के बीच का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, ये तीनों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट से भी हम लोग आधार बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि हम लोग DOB को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये DOB प्रूफ नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट में फ़ोटो लगा हुआ है तभी आप उसको ID प्रूफ में यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप ID प्रूफ में यूज नहीं कर सकते हैं। नंबर 4 में गाइस आप देख सकते हो यानी ST SC OBC सर्टिफिकेट जो होता है उसे भी हम लोग तीनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और POR तीनों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ID प्रूफ में इस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं जब उसमें फ़ोटो लगा हो, अगर फोटो ना हो तो आप यूज नहीं कर सकते आइडेंटिटी प्रूफ में। एड्रेस प्रूफ और POR में यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि डोमिसाइल हो या SC ST OBC सर्टिफिकेट हो, हम लोग उससे हम लोग आधार बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वो ओरिजिनल होना चाहिए और ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसके बारकोड से वो वेरीफाई हो सके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर में लिख रहा है थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। यानी थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड किन्हीं के पास है तो उस कंडीशन में भी वो POI, POA और POR में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग DOB प्रूफ में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड को हम लोग चारों में यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यानी लिस्ट 3, ठीक है। यानी 3 नंबर जो लिस्ट है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 18 ईयर्स एंड अबव, 18 साल से ऊपर के लिए जो डॉक्यूमेंट है हम लोगों को कौन सा यूज़ करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहला जो है वैलिड पासपोर्ट है जो कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पे आप रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो। एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ POR यूज नहीं करना है 18 साल से ऊपर के लिए, क्योंकि 18 साल से ऊपर का जो भी इनरोलमेंट होता है या अपडेट होता है वो डॉक्यूमेंट बेस में होता है, HOF बेस में नहीं होता है। HOF बेस में सिर्फ और सिर्फ एड्रेस प्रूफ ही हम लोग अपडेट कर सकते हैं 18 साल से ऊपर का, इसके अलावा हम लोग HOF बेस में कुछ भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 18+ में आया हुआ है राशन, PDF, फोटोग्राफ कार्ड, राशन कार्ड, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग राशन कार्ड को या फिर राशन कार्ड आपके पास है या फिर PDF फोटोग्राफ कार्ड है, उस कंडीशन में भी हम लोग ID प्रूफ या एड्रेस प्रूफ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हम लोग राशन कार्ड को नहीं मानेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी के पास अगर राशन कार्ड है या राशन कार्ड है उस कंडीशन में भी उनका आधार इनरोलमेंट हो सकता है। अब गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो 3 नंबर में लिख रहा है वोटर कार्ड हो या वोटर कार्ड हो, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कंडीशन ये है कि वो वोटर कार्ड जो है ऑनलाइन ECI पोर्टल में दिखना चाहिए, ठीक है। यानी इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में वो दिखना चाहिए, तभी जाकर के आप उसको एनरोलमेंट करेंगे। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी PDF हो ये तो आप उसे एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना, तभी आप 18+ का एनरोलमेंट करना। ऐसे तो 18+ का एनरोलमेंट सिलेक्टेड सेंटर पर है, लेकिन जिनके पास ये अथॉरिटी है वो अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लेना, क्योंकि 18+ का एनरोलमेंट करना बहुत ही रिस्की है, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो 4 नंबर में ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि सिर्फ और सिर्फ ID प्रूफ है। एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि ID प्रूफ के तौर पे ड्राइविंग लाइसेंस को तभी यूज़ करना जब उस पर प्रॉपर तरीके से सारा डिटेल्स दिखना चाहिए, ठीक है। एक भी डिटेल्स ऐसा ना हो कि ब्लर हो या फिर छोटा अक्षर में लिखा हो या फिर स्कैन करने के बाद वो ब्लर दिखे या फिर नहीं दिखे, उस कंडीशन में आपको ड्राइविंग लाइसेंस को यूज नहीं करना है, अन्यथा आपका डाटा जो है रिजेक्ट होगा और आपका पेनल्टी आएगा वो अलग से।
5 नंबर में गाइज आप देख सकते हो यानी सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सर्विस आइडेंटिटी कार्ड में भी दोस्तों वही कंडीशन अप्लाई होता है कि अगर सर्विस आइडेंटिटी कार्ड में उनका स्टाम्प लगा हो अथॉरिटी का और प्रॉपर तरीके से सिग्नेचर किया हुआ हो और उनके फोटोग्राफ में भी क्रॉस सिग्नेचर और स्टाम्प लगा हो और प्रॉपर तरीके से वो दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, तभी जाकर के आप सर्विस आइडेंटिटी कार्ड को यूज़ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो सर्विस आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे आप देख सकते हो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डीओबी प्रूफ, तीनों में ये वैलिड है, आप तीनों में यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, फ्रीडम फाइटर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। उस कंडीशन में भी हम लोग उनको आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ और डीओबी प्रूफ तीनों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अभी जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट आया है, पहले तो एक ही स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट था, लेकिन आज के डेट में 3 स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट भेजा गया है। वो तीनों स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट कैसे फिलअप होगा और कैसे उसको यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, इसके बारे में हम लोग वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो इसलिए वीडियो में आप लोग बने रहे। उसके बाद गाइस आप देख सकते हो नंबर 9 पे यानी मनरेगा या नरेगा जॉब कार्ड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट, उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों में। और साथ ही साथ SC ST OBC सर्टिफिकेट जो है आईडी और एड्रेस दोनों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आप देख सकते हो 11 नंबर में यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर कोई भी एजुकेशन या यूनिवर्सिटी का हो, वो हम लोग आईडी प्रूफ में और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी 18+ के लोगों के लिए हम लोग मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों को यूज़ कर सकते हैं, जो कि पहले से ऑलरेडी अवेलेबल था। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो किसान फोटो पासबुक, दोस्तों स्पेशली किसान लोगों के लिए है, जो कि आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो पासबुक होता है बैंक पासबुक को, उसको हम लोग आईडी प्रूफ में यूज नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके दोस्तों और भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट है जो कि आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको रिमूव और ऐड किया गया है, यानी कि ईमेल के सहारे ये भेजा गया। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट रिमूव फ्रॉम इनरोलमेंट एंड अपडेट लिस्ट, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ से हटाया गया है। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले 1 नंबर में है पैन कार्ड। पैन कार्ड को यानी कुछ दिन पहले डीओबी प्रूफ से हटाया गया था, अब वो आईडी प्रूफ से भी हटा दिया गया है, जबकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद भी पैन कार्ड को कहीं भी जगह नहीं मिला है UIDAI में। इसी तरह दोस्तों आप देख सकते हो B नंबर में लिख रहा है यानी डिसेबिलिटी आईडी सर्टिफिकेट को भी रिमूव कर दिया गया है, आईडी और एड्रेस दोनों के लिए। और डिसेबिलिटी को सिर्फ और सिर्फ वो ऑथराइज पर्सन ही ऑथराइज करेगा, तभी जाकर के हम लोग यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों C नंबर में आप देख सकते हो अरेस्ट विल बॉर्डर कैटेगरी ऑफ फोटोग्राफ आईडी सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट POI POA POR हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड मनरेगा नरेगा जॉब कार्ड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओनली, यानी इस डॉक्यूमेंट को जो है कैटेगरी वाइज रखा गया है, सभी के लिए मान्य नहीं है। उसको दोस्तों D नंबर में लिख रहा है, देख सकते हो फैमिली इंटाइटलमेंट डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रिमूव एज पर POR फ्रॉम ऑल लिस्ट, ठीक है, यानी इसे भी POR के रूप में हटा दिया गया है। उसके बाद गाइस आप E नंबर में देख सकते हो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रिमूव एज ए POI फ्रॉम ऑल लिस्ट, ठीक है, यानी SLC और TC से हम लोग अब करेक्शन नहीं कर सकते हैं कुछ भी। उसके बाद दोस्तों पासबुक विथ फोटोग्राफ इशूड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पब्लिक सेक्टर कोई भी बैंक का पासबुक आप एज ए आईडी प्रूफ यूज नहीं कर सकते, जो कि बहुत पहले इसे हटा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो 4 नंबर में लिख रहा है अमेंडमेंट इन द अपडेट प्रोसेस में क्या है, यानी कहने का मतलब ये है कि दोस्तों लिमिट क्रॉस के कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो 1 नंबर में लिख रहा है रूल्स फॉर DOB अपडेट हैव बीन डिफाइंड इफ ANH का मतलब होता है आधार नंबर होल्डर, ठीक है। अगर आधार नंबर होल्डर बर्थ सर्टिफिकेट से वो अपने DOB को करेक्शन किया है, यहाँ पे मैं आपको हिंदी में दिखाना चाहूँगा। जन्मतिथि अद्यतन के नियम परिभाषित किए गए हैं। यदि आधार होल्डर ने पहले जन्म प्रमाण पत्र जमा किया है तो उसे उसी जन्म पंजीकरण संख्या वाला संशोधित जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि आधार होल्डर ने जन्म प्रमाण पत्र के अलावा जन्मतिथि प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज दिया हो, उस कंडीशन में उस कैंडिडेट को जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा, तभी जाकर के वो लिमिट क्रॉस के लिए प्रोसेस कर सकता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कि अगर किसी बंदे ने बर्थ सर्टिफिकेट से DOB करेक्शन कराया हो और वो लिमिट क्रॉस हो चुका है, उस कंडीशन में उस बर्थ सर्टिफिकेट को करेक्शन कराना होगा, यानी उसी BRN नंबर के सहारे उसे वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि उसी BRN नंबर का जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा उसको करेक्शन करवा के, और अगर वो अपडेट करेंगे तो कहीं ना कहीं मेल करने के बाद वो करेक्शन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हो B में लिख रहा है इन केस ऑफ फुल नेम चेंज विथ गैजेट नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ ओल्ड POI हैज बीन रिमूव। अब यहाँ एक बड़ी राहत मिली है
कि अगर आपका फुल नेम चेंज करना हो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आप गैजेट नोटिफिकेशन बनवा लें, उसी से आपका फुल नेम चेंज हो जाएगा। आपको कोई भी अदर PUI नहीं देना है, यानी ओल्ड PUI पहले लगता था उसे आपको देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो C नंबर में लिख रहा है ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड हैज़ बीन मेड एक्सेप्टेबल फॉर जेंडर एंड फुल नेम चेंज। अगर किसी को जेंडर चेंज करना हो यानी दोबारा चेंज करना हो उस कंडीशन में, अगर उनके पास ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड है या सर्टिफिकेट है, उस कंडीशन में उस डॉक्यूमेंट के सहारे हम लोग जेंडर को लिमिट क्रॉस को यानी जेंडर लिमिट क्रॉस को हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ फुल नेम अगर उसका है तो उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, किसी गैजेट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे ऐड किया गया है और हटाया भी गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट को कैसे यूज़ करना है, कौन कौन सा स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट आया है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। अब गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो यानी सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा चलते चलते बताना चाहूँगा कि सेल्फ डिक्लेरेशन को हम लोग किसी भी एज ग्रुप में यूज़ कर सकते हैं एज ए एड्रेस प्रूफ, ठीक है। यानी हेड ऑफ फैमिली बेस में हम लोग सेल्फ डिक्लेरेशन को यूज़ करके एड्रेस को करेक्शन कर सकते हैं। इसमें क्या फ़ायदा होगा, अगर आप HOF बेस में इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके आधार में जो है यानी केयर ऑफ का नाम भी आएगा और एड्रेस भी प्रॉपर तरीके से अपडेट हो जाएगा। इसको फिलअप कैसे करना है, नॉर्मली आपको यहाँ से यानी HOF का नाम लिखना है, नीचे HOF का फुल एड्रेस आपको टाइप कर देना है, देन यहाँ पे आपको HOF का आधार नंबर लिखना है। उसके बाद नंबर 1 पे यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम लिख देना है, कैंडिडेट का आधार नंबर यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे आप जो भी रिलेशन है वो रिलेशन लिख देना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम लिखना है और नंबर 3 में भी कैंडिडेट का नाम लिख देना है। नीचे आपको यहाँ पे डेट डाल देना है और यहाँ पे HOF से साइन करा लेना है। ये आपका बिल्कुल जेन्युइन और ओरिजिनल HOF का डॉक्यूमेंट बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है दोस्तों। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हो यानी पहला जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है यानी सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट अपडेट टू बी यूज ओनली एज प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है। यानी एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। कंडीशन इसमें क्या है कि फिलअप तो कैसे करना है आप यहाँ पे देख ही रहे हो, आप लोग अच्छी तरीके से फिलअप कर ही लेंगे। नॉर्मली सारा कुछ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो भी आप फिलअप करेंगे एज इट इज़ आपको डैशबोर्ड में भी सेम इसी तरह आपको फिलअप करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने कुछ और लिखा और आपके डैशबोर्ड में कुछ और लिखा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट के साथ आपका डैशबोर्ड भी मैच करना चाहिए। अगर डैशबोर्ड मैच नहीं करेगा उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका डेमोग्राफिक मिसमैच में आपका रिजेक्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो DOE2 एरर में भी आपका चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो केयर ऑफ के तौर पर जो भी कॉलम था वो हटा दिया गया है, यानी डॉक्यूमेंट बेस में आप केयर ऑफ का नाम भी नहीं लिख सकते हो और ना ही आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। उसके बाद गाइस आप देख सकते हो यानी दूसरा नंबर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आया है यहाँ पे आप देख सकते हो सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन टू बी इशूड बाय DCPO, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। इस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट के सहारे आप न्यू इनरोलमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। DCPO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है। यानी उनके द्वारा अगर ये स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट को यानी वेरीफाई किया गया उस कंडीशन में आप न्यू इनरोलमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। यानी डॉक्यूमेंट बेस में आप न्यू इनरोलमेंट कर सकते हो। कंडीशन ये है कि यहाँ पे आपको नेम लिखना है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट एड्रेस लिखना है, यानी केयर ऑफ नहीं लिखना है, ठीक है। अगर इस डॉक्यूमेंट के सहारे आप न्यू इनरोलमेंट करते हो बच्चे का तो आपके आधार में यानी केयर ऑफ का नाम नहीं आएगा, एड्रेस आएगा, बाकी आधार आपका जनरेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये जो डॉक्यूमेंट होता है हर जगह आपको नहीं मिलेगा, हर आदमी इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो किसी भी वेरीफायर का यहाँ पे डिटेल्स नहीं दिया गया है, जैसे कि पहले वाले स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट में था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ DCPO ही वेरीफाई कर सकता है, यानी कि जो भी अथॉरिटी है वही यहाँ पे स्टाम्प और सिग्नेचर करके आपको स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट दे सकता है और उससे आप इनरोलमेंट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग आएंगे 3 नंबर जो अपना स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट ऑफ डिस्ट्यूट पर्सन विद डिसेबिलिटी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। यानी 18 साल से ऊपर के लिए हम लोग इस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हैं एज ए इनरोलमेंट, ठीक है। यानी न्यू इनरोलमेंट के लिए भी हम लोग इस सर्टिफिकेट से कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि वो डिसेबिलिटी पर्सन होना चाहिए, नॉर्मल पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए नॉर्मली आपको यहाँ पे नाम लिखना है, बाकी जो भी एड्रेस है आपको एड्रेस लिख देना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो सर्टिफाइड डिटेल्स टू बी फील्ड बाय द हेड ऑफ शेल्टर होम, यानी अनाथालय में अगर कोई ऐसा है 18 ईयर्स का उस कंडीशन में यानी कि शेल्टर होम के जो भी अथॉरिटी है स्टाम्प सिग्नेचर करेंगे तो आप इनरोलमेंट कर सकते हो 18 साल से ऊपर का, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक और यहाँ पे आप देख सकते हो लिख रहा है सर्टिफाइड डिटेल्स टू बी फील्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर ऑथराइज ऑफिसर ऑफ इक्वाइवेलेंट रैंक, जो भी है वो अगर यहाँ पे सर्टिफाइड करके देते हैं तो आप उस कंडीशन में भी न्यू इनरोलमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और लाइक के साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही साथ हाइप देना ना भूलें। आप लोग हाइप नहीं देते हो, हाइप देने से क्या होता है कि आपको भी फ़ायदा होता है और हमें भी फ़ायदा होता है, इसलिए आप लोग लाइक के साथ साथ हाइप भी दें ताकि दोनों को फ़ायदा हो। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।